हेलो नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 75 में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे संज्ञा और सर्वनाम। ठीक है, तो शुरू करते हैं संज्ञा से। संज्ञा से शुरू करते हैं। तो संज्ञा जो है दो शब्दों से मिलके बना है, सम धन ज्ञा। सम का अर्थ क्या होता है? ये उपसर्ग एक तरह से है, उपसर्ग है। सम का अर्थ होता है समान, समान। ठीक है। और ज्ञा का अर्थ क्या होता है? जानना। आज थोड़ा अच्छी राइटिंग में लिखने की कोशिश करेंगे ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाएँ, देख पाएँ। ठीक है। और ये क्या है? ज्ञा, ये क्रिया है जिसे मूल धातु कहते हैं, मूल धातु या मूल क्रिया। ठीक है। और संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है बताएंगे आप लोग। तो क्या होता है? नाम, किसी का भी नाम। यहाँ पर ब्रैकेट में लिख लें आप, किसी का नाम। मतलब इन द वर्ड किसी का नाम, किसी भी वस्तु का नाम, किसी भी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, स्थान, भाव, गुण का नाम क्या कहलाता है? संज्ञा। ठीक। अब क्या देखते हैं? संज्ञा की परिभाषा। परिभाषा देखते हैं इसकी क्या होती है। जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम का बोध कराते हैं। ठीक। जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु का भाव का बोध कराते हैं। बोध कराते हैं। ठीक है। तो उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं संज्ञा। ये संज्ञा। ठीक, उन्हें कहते हैं संज्ञा। अब देखते हैं संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं। प्रकार देखते हैं तो इसके प्रकार होते हैं 4। ठीक, अच्छे से नोट करते चलेंगे आप लोग। अगर आप पहले से पढ़ चुके हैं तो सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करें, देखेंगे उसी में आपको याद हो जाएगा। प्राणी या व्यक्ति, नंबर 1। यहाँ पर थोड़ी जगह छोड़ देंगे, इसके बारे में कुछ लिखना है। 2 में देखेंगे पदार्थ या वस्तु। ठीक। और 3 में क्या देखेंगे? स्थान। 4 में क्या देखेंगे? भाव या गुण। ठीक। तो प्राणी या व्यक्ति में क्या होगा? इसमें आप क्या आ जाएंगे? पशुओं के नाम, पशु। ठीक। पक्षी, जीव जंतु, मनुष्य। ठीक है, ये सभी इसमें आ जाएंगे प्राणी या व्यक्तियों में। ठीक है। पदार्थ में क्या आएंगे? पदार्थ में 2 रहते हैं। ठीक है। एक रहता है प्राकृतिक और 2 रहता है कृत्रिम। प्राकृतिक मतलब नेचर, और कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल, जो बनाया गया हो, मतलब वो मनुष्य द्वारा बनाया जा सके। प्राकृतिक जैसे कि सूर्य, फूल, मिट्टी,
और कृत्रिम क्या हो जाएगा? किताब, मेज, कुर्सी वगैरह वगैरह। ठीक है। अब स्थान में देखते हैं, इसमें भी दो रहेंगे, ये एक प्राकृतिक रहेगा, एक क्या रहेगा? कृत्रिम, कृत्रिम रहेगा। ठीक है। तो इसमें प्राकृतिक में क्या आएगा? प्राकृतिक में आएगा जंगल, रेगिस्तान, और कृत्रिम में भवन, भवन, भवन और मकान, गली, ऐसे करके। ठीक है। बहुत सारे नाम आएंगे, इसको घर भी बोल देंगे। ठीक है। अब आगे देखते हैं भाव। ठीक, भाव में देखते हैं, भाव में क्या आएगा? भाव में आएगा आपका प्रेम है। जैसे प्रेम दिखता है क्या? नहीं दिखता। क्रोध, ईर्ष्या। ठीक है। अब इनको चारों को हम आपको एक ही में, मतलब एक ही वाक्य में बताने की कोशिश करेंगे। प्राणी, पदार्थ, प्राणी या व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, स्थान और भाव। देखिए एक ही वाक्य में लिखूंगा, ये चारों के चारों उसी में आएंगे। देखो कौन सा वाक्य है वो? श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध भूमि में गीता का उपदेश दिया। ये आप लोग भी लिखेंगे। श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध भूमि में गीता का उपदेश दिया। तो ये लोग क्या हैं? ये प्राणी हैं। ठीक, युद्ध भूमि क्या है? स्थान है। गीता क्या है? वस्तु क्या है? उपदेश क्या है? भाव है। ये 1 2 3 और 4। ठीक, हो गए चारों। अब आगे देखते हैं, एक और चीज़ है, व्युत्पत्ति या उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। अब बताओ कौन कौन सी? रूढ़, नंबर 1 रूढ़, नंबर 2 यौगिक, नंबर 3 योग रूढ़। अब देखेंगे रूढ़ शब्द कौन से होते हैं। रूढ़ शब्द होते हैं वो जो टूटे ना। जैसे वीणा है, इस शब्द को आप तोड़ नहीं सकते। जो मतलब टूटे ना उसको क्या कहेंगे? रूढ़ कहेंगे। अब यौगिक देखो, जो टूटे मगर उसका अर्थ ना बदले। जैसे हो गया वीणा वादक। वीणा वादक को आप तोड़ेंगे, इधर वीणा आएगा और वादक आएगा, मतलब वीणा को बजाने वाला क्या कहलाएगा? वीणा वादक। वही अर्थ बन गया। अब योग रूढ़ देखेंगे, वीणा पाणी, मतलब वीणा है जिसके हाथों में है, जिसके पाणी में, पाणी मतलब हाथ, हाथ का पर्यायवाची क्या होता है? पाणी, जिसके हाथों में, तो उनको क्या कहेंगे? माता सरस्वती। ठीक है साथियों, क्लास अगर अच्छी लगे तो आप इसको लाइक भी करेंगे। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ पाएँ और लोगों को भी इस फ्री क्लास का लाभ मिल सके। ठीक है, क्या बताया था मैंने? व्युत्पत्ति व उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार की होती है?
तीन प्रकार की संज्ञा होती, ठीक है। और अब देखेंगे प्रयोग और अर्थ के आधार पर। प्रयोग और अर्थ के आधार पर संज्ञा। अर्थ के आधार पर संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं? 5। व्यक्तिवाचक, नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा, और नंबर 3 भाववाचक, और नंबर 4 में समूहवाचक, ठीक है। नंबर 4 क्या है? समूहवाचक। और नंबर 5 क्या होगा? द्रव्यवाचक, ठीक है। प्रयोग और अर्थ के आधार पर संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं? 3, जिसमें 3 भेद हैं, और इनके आगे के जो शब्द दिए गए हैं वो उनके क्या हैं? मूल प्रकार हैं। इसमें जो संज्ञा के हैं वो मूल 3 ही भेद माने गए हैं ये, ठीक है। ये मूल संज्ञा के भेद हैं। ये जो 2 हैं ये इंग्लिश के हैं, ठीक है। ये समूह और द्रव्य किसके हैं? ये इंग्लिश के हैं, ठीक है। अब देखते हैं परिभाषा किसकी? व्यक्तिवाचक की पहले देखते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के व्यक्तिगत नाम का बोध कराते हैं। जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के व्यक्तिगत नाम का बोध कराते हैं। व्यक्तिगत नाम का क्या कराते हैं? बोध कराते हैं। जिनके बहुवचन ना बने, नाम का कराते हैं, बोध कराते हैं। नाम बोध कराते हैं, ठीक है। जिनके अंदर कोई नाम ना छिपा हो या जिनका बहुवचन ना बने। व्यक्तिवाचक का बहुवचन नहीं बनेगा और इसके अंदर कोई नाम जो है वो भी नहीं छिपा रहेगा। जैसे पर्वतों के नाम, अब उदाहरण में क्या देख लेंगे आप? पर्वतों के नाम, जैसे हिमालय है, हिमालय का बहुवचन बनाइए आप, नहीं बनेगा। नदियों के नाम, दिनों के नाम, महीनों के नाम, राज्यों के नाम, सड़कों के नाम, उपवनों के नाम, तिथियों के नाम, नक्षत्रों के नाम, पुस्तकों के नाम, ये सब क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और चाहिए और उदाहरण ले लो। लिपियों के नाम, भाषाओं के नाम, बोलियों के नाम, स्त्रियों के नाम, पुरुषों के नाम, वेदों के नाम, ठीक है। और उपनिषदों के नाम, रत्नों के नाम, ठीक ना। व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत स्त्री व पुरुष के नाम बहुवचन बन जाते हैं। देखो जैसे इसके अंतर्गत क्या रहता है? स्त्री व पुरुष के नाम, स्त्री व पुरुष के नाम बहुवचन बन जाते हैं, बहुवचन बन जाते हैं। और जैसे ही इन नामों का बहुवचन आप बनाएंगे तो ये नाम किसका? व्यक्तिवाचक ना होकर जातिवाचक का बोध कराएंगे, ठीक है। स्त्री और पुरुष के नाम बहुवचन बन जाते हैं। सब मैं लिख दे रहा हूँ ताकि आप समझ सकें अच्छे से। बहुवचन
बनने पर, ये क्या है, व्यक्तिवाचक ना होकर, ना होकर जातिवाचक संज्ञा का बोध कराएंगे। ठीक है। इनके नाम, स्त्री और पुरुष के नाम बहुवचन तो बनेंगे नहीं व्यक्तिवाचक संज्ञा में। किसमें? इस व्यक्तिवाचक संज्ञा में बहुवचन नहीं बनेंगे। यदि आप ज़बरदस्ती बना भी देते हैं तो ये जातिवाचक में बदल जाएंगे। ठीक है, व्यक्तिवाचक जो होंगे वो जातिवाचक का बोध कराएंगे। अब आप उदाहरण ने देख लेंगे। उदाहरण क्या होगा इसका? देश में जयचंदों की कमी नहीं है। देश में जयचंदों, गद्दार, ये इसको गद्दार भी बोलते हैं, की कमी नहीं है। जयचंद, जयचंद मतलब उसको कहा गया जो गद्दार एक तरह से हो। ठीक ना? जयचंद तो गद्दार ही था, इतिहास आप लोगों ने पढ़ी होगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। बढ़े आगे? चलो ठीक है। अब देखते हैं नंबर 2, व्यक्तिवाचक हो गया। अब देखते हैं जातिवाचक। नंबर 2 में क्या देखेंगे? जातिवाचक, जो शब्द निश्चित गुणों पर आधारित किसी एक समूह का बोध कराएं। ये क्या है? जो शब्द निश्चित गुणों पर आधारित, निश्चित गुणों पर आधारित किसी एक समूह का बोध कराएं। किसी एक समूह का बोध कराएं, उसे क्या कहेंगे? उसे जातिवाचक कहेंगे। उसे जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। ठीक है, अब देखो कैसे। देखो, मनुष्य क्या है? मनुष्य एक जाति है। मनुष्य क्या है? एक जाति। ठीक, मनुष्य में क्या आएगा? स्त्री आएगी, पुरुष आएगा। पुरुष देखो क्या होता है? पुरुष देखो पिता भी हो सकता है, भाई हो सकता है, चाचा हो सकता है, अदरवाइज ऐसे रिश्तेदार बहुत हो सकते हैं, मामा, दादा, है ना। और स्त्री क्या हो सकती है? स्त्री देखो इसकी अवस्थाएं होती हैं। बालिका होगी, प्रौढ़, वृद्धा। ठीक ना? लिंग के आधार पर बदल जाएंगे। जैसे रीता, गीता, है ना। जैसे बालिका है, इसकी गीता इसका नाम रख दिया आपने, इसका रमा नाम रख दिया, इसका सीता नाम रख दिया, तो ये सारी की सारी क्या हो जाएंगी? अब ये व्यक्तिवाचक हो जाएंगी। अब ये क्या हो जाएंगी? व्यक्तिवाचक। तो ये जो मैंने आपको बताया, इससे क्या सिद्ध होता है? इससे ये सिद्ध होता है कि एक जातिवाचक में कई व्यक्तिवाचक छिपे होते हैं। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे अच्छी तरह से कि एक जातिवाचक संज्ञा के अंदर कई व्यक्तिवाचक संज्ञाएं जो है छिपी रहती हैं। ठीक है, अब आप मनुष्य से अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं आपको किसी एक फल का उदाहरण लिए रहा, जैसे आम।
आम क्या है? जातिवाचक। फलों के नाम जितने होंगे वो सभी जातिवाचक में आएंगे, ये मैं पहले बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो आम में क्या हो गया? लंगड़ा आम, फजली आम, चौसा आम, ऐसे करके जो चौसा आम आप कहेंगे तब वो क्या होगा? व्यक्तिवाचक। आम क्या है? जातिवाचक, क्योंकि आम में भी कई प्रजातियाँ आती हैं, ठीक है। और अभी मैंने बताया था आपको जातिवाचक के अंदर कई व्यक्तिवाचक छिपे होते हैं। और भी जातिवाचक संज्ञाएं होती हैं, जैसे फल एवं सब्जियों के नाम हो गए, पद एवं व्यवसाय के नाम हो गए, प्राकृतिक आपदाओं के नाम, बीमारियों के नाम, अनाजों के नाम और संबंधियों के नाम, ठीक है। संबंधियों को जैसे माता हैं, पिता हैं, भाई है, बहन है, चाचा है, मामा है, ताऊ है, ये सब क्या हो जाएंगे? ये सब हो जाएंगे व्यक्तिवाचक, ठीक ना। अब क्या देखते हैं? अब देख लेते हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, ठीक। भाववाचक मतलब जो दिखाई ना दे, या जिसे आप सिर्फ और सिर्फ महसूस कर सकें, ना छू सकें ना देख सकें, ठीक है। जो शब्द मन में किसी भाव का बोध कराते हैं, जो शब्द मन में किसी भाव का बोध कराते हैं, भाव का बोध कराते हैं, जिनको छुआ या देखा नहीं जा सकता, जिनको छुआ या देखा नहीं जा सकता, वो क्या कहलाएंगे? भाववाचक संज्ञा। आज तो आप लोगों को हमारे हिसाब से राइटिंग का इशू तो नहीं होगा, ठीक है ना। आज अच्छा लिखेंगे थोड़ा, ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ, ठीक है। और भाववाचक शब्द जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, ये देखो। भाववाचक शब्द दो प्रकार के होते हैं। जो भाववाचक संज्ञा होती है इसके बहुवचन अधिकतर नहीं बनते हैं, ठीक है। जिनके भाववाचक शब्दों के बहुवचन बनते हैं वे भाववाचक से जातिवाचक में बन जाते हैं, बदल जाएंगे। जैसे जो भाववाचक बहुवचन में बदलेंगे तो वो क्या बन जाएगा? जो भाववाचक बहुवचन में बदलेंगे तो क्या बन जाएंगे वे? जातिवाचक। तो वे जातिवाचक बन जाएंगे। अब देखो उदाहरण दिखाते हैं आपको। उदाहरण क्या है? भारतीय समाज की विशेषता उनकी संस्कृति है। भारतीय समाज की विशेषता उसकी क्या? संस्कृति। संस्कृति है, ठीक है। बहुवचन बनने पर जातिवाचक में बदल जाते हैं, देखो कैसे। संस्कृत क्या हो गया? यह है भाववाचक, ठीक है। अब इसको जातिवाचक संस्कृतियां हैं, ठीक है। अब इसमें क्या लगा देंगे हम? यदि बहुवचन लगा देंगे, जैसे देखो भारत में कई संस्कृतियां हैं। संस्कृति क्या है? भाववाचक। अब इसको हम बहुवचन में बदलेंगे तो ये कैसे भाववाचक से जातिवाचक में बदलेगा, समझ के चलिएगा आप लोग। इसको बहुवचन में बदलने जा रहे हैं, देखो। भारत में कई
संस्कृतियाँ, ये देखो बहुवचन में बदला। ठीक है, तो संस्कृतियाँ क्या हैं? संस्कृत देखो, ये हो गई यूनानी, ईरानी और जैनी, ये सभी क्या हैं? ये क्या है? संस्कृतियाँ ही तो हैं। तो किस में बदल गया? जातिवाचक में। और पीछे आपको बता चुका हूँ कि एक जातिवाचक में कई व्यक्तिवाचक छिपे होते हैं। ठीक है, ये आप लोग बात अच्छे से ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब भाववाचक कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक कौन सा? मूल भाव, और एक कौन सा? यौगिक भाव। अब मूल भाव कौन सा होता है, क्या होता है? यौगिक भाव क्या होता है? तो मूल भाव होता है भाववाचक संज्ञा के वे शब्द जिनके सार्थक टुकड़े नहीं हो सकते। इनके सार्थक टुकड़े, सार्थक क्या मतलब? जो एक अर्थ दें, उनके टुकड़े नहीं किया जा सकते। जैसे कोई शब्द है, उसको आप अगर 2 टुकड़ों में बांटेंगे, अगर मूल भाव है वो, तो वो दोनों तरह के मतलब 2 शब्द जो टूटेंगे उनका अर्थ नहीं देगा। जैसे ईर्ष्या, प्रेम, घृणा, ज्ञान, वृद्धि, आत्मा, लालच, क्रोध, ये सभी कहाँ आएंगे? ये मूल भाव में आएंगे। उदाहरण देख लो, ईर्ष्या भाव रहने दो, घृणा लिख लो। अब घृणा है, ज्ञान है, आत्मा है। ठीक ना? अब यौगिक भाव देखो, यौगिक भाव में क्या होता है? जो भाववाचक शब्द जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय और व्यक्तिवाचक संज्ञा से बनते हैं। ठीक है, जो भाववाचक शब्द किससे बनते हैं? जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय और व्यक्तिवाचक संज्ञा से बनते हैं। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं? यौगिक भाव कहते हैं। ये अधिकतर शब्द जो होते हैं प्रत्यय से बनते हैं, ये प्रत्यय से बनते हैं। ठीक है, तो इनका आप थोड़ी सी परिभाषा लिख लेंगे। ये प्रत्यय से बनते हैं। ठीक है, अधिकतर शब्द बनते हैं, मतलब सभी तो इतना नहीं हम बता सकते हैं फिलहाल, सभी बनते हैं नहीं बनते हैं, बाकी अधिकतर शब्द जो है प्रत्यय से ही बनेंगे 99%। ठीक है, यही भाववाचक के भेद हैं। ठीक है, अब देखो कैसे जातिवाचक से भाववाचक में, सॉरी, ठीक है, तो यही जो है क्या है? भाववाचक संज्ञा के 2 भाग हो गए ये। और ये ऊपर जो मैंने आपको बताई ये क्या है? ये भाववाचक के बारे में। ठीक है, अब आगे देखते हैं। जातिवाचक से भाववाचक में संज्ञा को कैसे बदलेंगे। जातिवाचक से भाववाचक में बदलना, इसको कैसे बदलेंगे? इसमें देखो, इसमें प्रत्यय इसमें लगता है, जैसे मित्र, धन, ता, इसमें ता प्रत्यय लगा तो क्या हो गया? मित्रता। और बूढ़ा, धन, पा, तो क्या हो गया? बुढ़ापा। और देखो आगे, व्यक्ति, धन, तो ये प्रत्यय हैं, ये सभी, ये वाले। ठीक है, ये सभी प्रत्यय हैं, प्रत्यय लगा रहा हूँ इनमें, तो क्या हो जाएगा? व्यक्तित्व। तो ये क्या हो जाएगा? व्यक्तित्व। ठीक है, एक और देख लो, पशु, धन, ता, तो ये क्या बन जाएगा? पशुता। ठीक है, और ये सभी के सभी क्या हैं? मित्र, बूढ़ा, व्यक्ति, पशु, ये क्या हैं? सभी
जातिवाचक संज्ञाएं हैं। ये बदल किस में रही हैं? भाववाचक में। कब बदल रही हैं? प्रत्यय लगाने पर। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है? सर्वनाम से भाववाचक। सर्वनाम से भाववाचक में बदलना। ठीक है, सर्वनाम से भाववाचक में बदलना। सर्वनाम क्या होता है? मम धन ता, तो क्या हो जाएगा? ममता। आप धन पन। अपना। ठीक है, अपना, तो क्या हो जाएगा? अपनापन। ठीक ना। अब आगे देखते हैं विशेषण से भाववाचक। भाववाचक में बदलना। वर्तनी का विशेष ध्यान रखेंगे साथियों। उसमें एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में पूछा गया था कि प्रधानमंत्री का सही वर्तनी क्या है, तो ऐसे लिखा था, ऐसे प्रधानमंत्री। ठीक है, तो ये धा पे ऐसे नहीं चढ़ाई गई थी, ऐसे करके यहाँ पर। ठीक है, तो वर्तनी का आप लोग विशेष ध्यान रखेंगे। विशेषण से भाववाचक में बदलना। ठीक है, तो देखते हैं मीठा। मीठा क्या होता है? विशेषण। और इसमें क्या जोड़ेंगे? आस जोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा? मिठास। मिठास क्या होता है? भाववाचक संज्ञा होती है। ठीक है, बड़ा धन पन, तो क्या हो जाएगा? बड़प्पन। ठीक है, ये भाववाचक हो गया। अब क्या देखेंगे? अब देखेंगे क्रिया से भाववाचक। क्रिया से भाववाचक, ये ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग बस समझते चलिएगा। क्रिया से भाववाचक कैसे बनेगा? क्रिया क्या होता है? पढ़ना। पढ़ना क्रिया होती है, तो पढ़ना और धन आई, तो क्या हो जाएगा? पढ़ाई हो जाएगा। ऐसे आप क्रिया में जब जोड़ेंगे, प्रत्यय जोड़ेंगे, तो जैसे क्रिया है, इसमें मतलब प्रत्यय जुड़ता है आई, आऊ, आवट, या। ठीक है, अब देखते हैं व्यक्तिवाचक से। व्यक्तिवाचक से भाववाचक। व्यक्तिवाचक क्या होता है? राम। राम मैंने बताया था, किसी का पर्सनल नाम होगा तो वो क्या होगा? व्यक्तिवाचक। जैसे राम है, धनत्व, तो क्या हो जाएगा? रामत्व। रामत्व क्या होता है? भाववाचक होता है। ठीक है, अब अव्यय से भाववाचक। अव्यय क्या होता है? जैसे दूर, धन ई, तो क्या हो जाएगा? दूरी। ठीक है, और समीप, धन ता, तो क्या हो जाएगा? समीपता। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब क्या देखेंगे? समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, समूहवाचक संज्ञा, जो शब्द किसी ऐसे समूह का बोध कराएं जिनमें अलग अलग कई गुण हों और से समूह का भेद मतलब बोध होता हो, समूह का बोध होता हो। अब इसमें देखते हैं, समूह संज्ञा दो प्रकार की होती है। अब इसमें परिभाषा का क्या लिखाना, मतलब ऐसे शब्द जो किसी समूह का बोध कराते हों, जैसे परिवार, झुंड, लोग, सेना, पुलिस, है ना। अब समूहवाचक संज्ञा कितने प्रकार की होती? दो। एक व्यक्तियों का समूह, एक वस्तुओं का समूह।
व्यक्तियों का समूह। इसमें क्या होगा? परिवार, अधिकारी समूह जो होगा उसमें व्यक्ति ही होंगे, पशु थोड़ी ना होंगे। ठीक है। वृंद, जन, लोग, सेना, पुलिस। ठीक है। वस्तुओं का समूह देखो, वस्तुओं का समूह क्या होता है? अंगूर का गुच्छा, किरणों का पुंज, कपड़ों का अंबार, कूड़े का ढेर। ठीक ना। तो ये क्या हो गया? वस्तुओं का समूह। ठीक ना। लिख दूं? हाँ चलो लिख देता हूँ फिर। किरणों का पुंज और क्या? कपड़ों का अंबार, कूड़े का गट्ठर। वस्तुओं के साथ लगने वाला समूह है ये, पुंज, अंबार, गट्ठर। ठीक ना। अब आगे देखते हैं। एक समूहवाचक शब्द के अंतर्गत कई जातिवाचक क्या होते हैं? छिपे होते हैं। मैंने पहले बताया आपको। ठीक है। जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत जो संबंधवाचक शब्द ऐसे होते हैं जिनके समूह नहीं बनते। यदि ऐसे शब्दों के साथ कोई समूह जोड़ दिया जाए तो वो शब्द क्या कहलाएंगे? बहुवचन बन जाएंगे। जैसे चाचा क्या होता है? जातिवाचक है जैसे। ठीक है। अब चाचा लोग जैसे कह देंगे, लोग तो क्या हो जाएगा? तो समूहवाचक हो जाएगा। ठीक ना। अब द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा देखो। द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा। जो संज्ञा के शब्द निर्जीव पदार्थ के व्यक्तिगत नाम का बोध कराते हैं उन्हें क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक। जो संज्ञा के शब्द निर्जीव पदार्थ के अंतर्गत जो शब्द मतलब संज्ञा के शब्द। ठीक है। जो संज्ञा के शब्द निर्जीव पदार्थ के व्यक्तिगत नाम का बोध कराते हैं। व्यक्तिगत नाम का बोध कराते हैं उन्हें क्या कहते हैं? द्रव्य या पदार्थवाचक। ठीक है। और इसके अंतर्गत जो है जो आएंगे आपके ठोस है, द्रव है, गैस है, तीनों अवस्था वाले वस्तुओं के नाम आते हैं और इनके बहुवचन कभी नहीं बनेंगे। ठीक है। बहुवचन नहीं बनेंगे। ठीक। जो द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञाएं हैं उनके जो बहुवचन है वो कभी नहीं बनेंगे। और जैसे गेहूँ है, चावल, जीरा, चाय, बर्फ, चीनी, गुड़, नमक। ठीक है। इनका बहुवचन बनाओ, नहीं बनेगा ना। पानी का बना लो, दूध का बना लो, लोहा बना लो, है ना। तो इनके क्या बहुवचन नहीं बनेंगे। अब जैसे जो रहते हैं पूछा जाता है कि चाचा, जैसे आपको दिया गया एग्ज़ाम में आपका क्वेश्चन जैसे आया चाचा है, पिता है, जैसे पिता। अब बोला गया इसका बहुवचन क्या होगा? तो इसका बहुवचन होगा पितागण। ठीक है साथियों। संज्ञा जो है आपकी, संज्ञा का
समाप्त हो चुकी है। मतलब मेन जो था वो मैंने आपको पढ़ा दिया। अदरवाइज जो आपका इशू होगा वो आप इस नंबर पे बता सकते हैं, कमेंट में बताएंगे, ठीक है। कमेंट में बता देंगे। यदि आपको पर्सनल बताना है, आप ज़रूरी समझते हैं तो बता दीजिएगा। अगर हमारे द्वारा दी गए कंटेंट में जो दिया गया कंटेंट है ये, इसमें भी अगर कोई त्रुटि पाएंगे आप तो हमें ज़रूर बताएंगे, ताकि मैं इसको सुधार सकूं, ठीक है। तो अगला चैप्टर हमारा कौन सा है? सर्वनाम। अब क्या पढ़ेंगे? सर्वनाम पढ़ेंगे, ठीक है। सर्वनाम मतलब सबका नाम, सबका नाम। सर्वनाम का अर्थ क्या है? सबका नाम। जैसे सर्व, धन, नाम। सर्व में सबका, नाम तो नाम होता है, तो क्या हो गया? सबका नाम, ठीक है। जो संज्ञा शब्द व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के स्थान पर आते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। जैसे राम एक अच्छा बालक है, राम के पिता मजदूर हैं, राम प्रतिदिन साइकिल से विद्यालय जाता है। तो यहाँ पर राम राम ना लगाकर क्या लगाएंगे? सर्वनाम। एग्जाम्पल देखो, जैसे राम एक अच्छा बालक है, अच्छा बालक है। और राम के पिता कवि हैं, ठीक। राम प्रतिदिन साइकिल से विद्यालय जाता है, राम प्रतिदिन विद्यालय जाता है। तो सर्वनाम का मतलब क्या है? जैसे यहाँ पर राम लिखा, यहाँ पर राम लिखा, तो यहाँ पर राम ना लिखकर सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। जैसे राम एक अच्छा बालक है, उसके पिता कवि हैं, वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि उसके, ये उसके क्या है? ये सर्वनाम है। वह क्या है? वह सर्वनाम है, ठीक है। अब देखते हैं सर्वनाम का शब्द जब, जैसे सर्वनाम का शब्द जब क्या हो? अकेला हो, तो अपने लिंग का बोध नहीं कर सकता। जब उसके साथ कोई क्रिया या विशेषण का शब्द ना लगा हो, तब तक वो क्या नहीं बता पाएगा? अपने लिंग का जो है भेद वो नहीं करा सकता, कि वो मतलब क्या है, स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, वो नहीं बता सकता, ठीक है। जैसे अब देखो, अच्छे हो, एग्जाम्पल में देखते हैं। पुल्लिंग, पुल्लिंग क्या है? मैं जाता हूँ। जैसे लिखा यहाँ पर मैं जाता हूँ, तो ये क्या हो गया? पुल्लिंग हो गया। अब जैसे मैं जाती हूँ यहाँ पर लगा दिया गया, तो ये क्या हो गया? ये स्त्रीलिंग हो गया, ठीक ना। कुछ पदवाची शब्द जो हैं सर्वनाम के साथ लगते हैं, जो कभी भी अपने लिंग का बोध नहीं करा सकते, ठीक ना। और देखो, कुछ पदवाची शब्द, कुछ पदवाची शब्द सर्वनाम के साथ लगते हैं, सर्वनाम के साथ लगते हैं, सर्वनाम के साथ लगते हैं, तो कभी भी अपने लिंग का बोध नहीं करा सकते। कभी भी अपने लिंग का बोध नहीं करा सकते, ठीक है। सर्वनाम के साथ कभी भी उपसर्ग का प्रयोग नहीं होता है, इसमें जो उपसर्ग का प्रयोग नहीं होगा कभी, उपसर्ग का प्रयोग नहीं होता है। किस में नहीं होता?
सर्वनाम में, सर्वनाम में यहाँ पर लिख दूँ, नहीं तो आप पता नहीं कहाँ समझ लो। ठीक है, सर्वनाम जो है इसके जो मुख्य शब्द कहते हैं, मतलब जो इसके मुख्य जो शब्द होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। सर्वनाम मुख्य 11 शब्द होते हैं जिन्हें जाना जाता है किन नामों से, इनके भेद होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, वो सब मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तब तक आप वीडियो को लाइक कर देंगे, ठीक है, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देंगे। ठीक है, अगली स्लाइड निकाल लेते हैं। अब देखते हैं सर्वनाम के भेद कितने होते हैं। सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? भेद होते हैं 6। अब प्रकार कितने होते हैं? मुख्य प्रकार 11। ठीक है, अब प्रकार देख लेते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, वो मैं लिखे दे रहा हूँ यहाँ पर। पुरुषवाचक, पुरुषवाचक सर्वनाम। अब इनके भेद भी आप साथ साथ लिखते चलेंगे। पुरुषवाचक के भेद कितने होते हैं? मैं, तू, वह। ठीक है, अब देखते हैं निश्चयवाचक। निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम, इसके भेद कितने होते हैं? यह। ठीक है, अब अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, इसके भेद कितने होते हैं? कुछ, कोई, कुछ, कोई। अब प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक में कौन, क्या। अब संबंधवाचक, संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, संबंधवाचक है मतलब जो, सो। और निजवाचक, निजवाचक सर्वनाम। ठीक, निजवाचक में क्या रहेगा? आप। ठीक है, अब देखो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा। ठीक, तो ये 6 क्या हैं? ये 6 हैं भेद। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये 11 क्या हैं? ये प्रकार हैं। ठीक है, सॉरी नीचे दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, ये माफ़ी चाहूँगा। संबंधवाचक जो, सो, निजवाचक आप। ये प्रकार कितने होते हैं? 11। ठीक है, अब आगे देखते हैं। सर्वनाम के शब्द जो हैं संज्ञा के प्रतिनिधि कहलाते हैं। ठीक है, तो सर्वनाम के शब्द संज्ञा के प्रतिनिधि होते हैं, क्योंकि यदि किसी वाक्य में संज्ञा शब्दों को हटाकर उचित वर्तमान शब्द रखा जाता है, जैसे मान लो अभी मैंने आपको बताया, जैसे राम
एक अच्छा विद्यार्थी है, राम के पिताजी कवि हैं, राम प्रतिदिन स्कूल जाता है, तो वहाँ पर राम राम दो जगह पर ना रखकर राम एक अच्छा विद्यार्थी है, उसके पिताजी कवि हैं, वह प्रतिदिन स्कूल जाता है। ठीक है। अब देते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम, यही जो मैंने आपको बताया ना, इन्हीं भेद के बारे में देखते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम किसी भी क्रिया को करने वाला कर्ता कहलाता है, ये तो आपको पहले से पता होगा। और उस कर्ता को ही सर्वनाम के क्षेत्र में पुरुष कहते हैं। पुरुष कर्ता के 3 प्रकार होते हैं। जैसे एक होता है, पूरा लिख दे रहा हूँ नहीं तो आप समझ नहीं पाओगे फिर। किसी क्रिया को करने वाला कर्ता कहलाता है। ठीक है। किसी क्रिया को करने वाला क्या कहलाता है? कर्ता। और उस कर्ता को ही सर्वनाम के क्षेत्र में उस कर्ता को ही सर्वनाम के शब्दों में उसको क्या कहेंगे? पुरुष कहते हैं। पुरुष कहते हैं। पुरुष कहते हैं। ठीक। और कर्ता 3 प्रकार के होते हैं। जैसे देखो, उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष और क्या, अन्य पुरुष। ठीक। अब देखते हैं उत्तम पुरुष क्या होता है। उत्तम पुरुष नंबर 1, उत्तम पुरुष के बारे में देखते हैं। जब कोई कर्ता अपने विचार के लिए, देखो यहाँ पर, जब कोई कर्ता अपने लिए कोई शब्द प्रयोग करता है, कोई शब्द प्रयोग करता है, तो उसे क्या कहते हैं? उत्तम पुरुष कहते हैं। उत्तम पुरुष कहते हैं। उत्तम पुरुष कहते हैं। जिसे वक्ता अर्थात बोलने वाला भी कहते हैं। उत्तम पुरुष, इसको क्या कहेंगे? वक्ता या बोलने वाला। ठीक। अब देखो क्या है इसमें, मैं और हम। मैं और हम क्या है? उत्तम पुरुष। ठीक। तो उत्तम पुरुष का जो मैं है वो क्या है? एक वचन। ये एक वचन है। और ये हम है, ये क्या है? ये बहुवचन है। ठीक है। जब कोई कर्ता अपने लिए कोई शब्द प्रयोग करता है तो उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। और उत्तम पुरुष को ही क्या कहेंगे? वक्ता या बोलने वाला। ठीक है। और मैं और हम, ये क्या हैं? ये उत्तम पुरुष हैं। ठीक है। तो मैं जो है वो एक वचन है और हम जो है वो बहुवचन है। ठीक। उत्तम पुरुष क्लियर हो गया होगा आपका। ठीक। अब आगे देखते हैं। अगला क्या था? अगला था मध्यम पुरुष।
मध्यम पुरुष। 2 नंबर था मध्यम पुरुष। जब कोई कर्ता अपने सामने वाले के लिए कोई शब्द प्रयोग करे, जब कर्ता अपने सन्मुख वाले के लिए कोई शब्द प्रयोग करे, अपने सामने वाले के लिए कोई शब्द प्रयोग करे, तो उसे क्या कहेंगे? मध्यम पुरुष। करे तो उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। ठीक है। अब जैसे उत्तम पुरुष में मैंने बताया, इसको क्या कहते हैं? वक्ता या बोलने वाला। और मध्यम पुरुष को क्या कहेंगे? बताएंगे आप लोग। मध्यम पुरुष को क्या कहेंगे? श्रोता। श्रोता, श्रोता कौन होता है? सुनने वाला। सुनने वाला, सुनने वाला। ठीक है। जैसे तू और तुम। तू क्या है? एक वचन है ये। तू एक वचन है। तुम क्या है? तुम बहुवचन है। ठीक। आपका हो गया उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष। अब क्या पढ़ेंगे? अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में होता है मैं, हम। ठीक है। और मध्यम पुरुष में तुम, तू। ठीक है। अब अन्य पुरुष देखते हैं। आप क्या देखते हैं? अन्य पुरुष। अन्य पुरुष। 3rd नंबर था ये ना, अन्य पुरुष। जब वाक्य में कर्ता किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करे, जब वाक्य में कर्ता किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करे, व्यक्ति के बारे में बात करे, जब वाक्य में कर्ता किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करे जो वहाँ मौजूद ना हो, जो वहाँ मौजूद ना हो, उसे अन्य पुरुष कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? अन्य पुरुष। उसे अन्य पुरुष कहते हैं। ठीक है। जिसे संस्कृत में क्या कहते हैं? प्रथम पुरुष के नाम से जाना जाता है। इसे संस्कृत में प्रथम पुरुष कहते हैं। संस्कृत में क्या कहते हैं? प्रथम पुरुष कहते हैं। ठीक है। संस्कृत में इसे क्या कहेंगे? प्रथम पुरुष। ठीक है। और अब अगला कौन सा सर्वनाम था? निश्चयवाचक सर्वनाम। क्लास आज लंबी जा सकती है, तो आप लोग पूरी क्लास अटेंड करके जाइएगा। ठीक है। पूरी क्लास यदि आप अटेंड करते हैं तभी आपको इसका बेनिफिट मिलेगा, अन्यथा आप आधे से छोड़ के चले जाएंगे तो आप फिर समझ नहीं पाइएगा। आप बीच से देखेंगे, आधा छोड़ देंगे, आधा देखेंगे, तो उसमें मज़ा नहीं आएगा फिर आपको। ठीक है। आप पूरी क्लास अटेंड करिए अच्छे से, फिर आप रिज़ल्ट देखिए कि मतलब क्या रहा हमारा रिज़ल्ट।
अभी आप संज्ञा कर लेंगे, उसके बाद आप प्रैक्टिस करेंगे अपनी, तो आपको अच्छा महसूस होगा कि हम कुछ कर पा रहे हैं संज्ञा में। ठीक है, मैं अपना पूरा देने का कोशिश करूँगा कि मैं 100% दे सकूँ। ठीक है, यदि कोई त्रुटि होती वो भी आप बताएंगे, उसमें भी मैं सुधार कर सकूँगा। ठीक है, तो अगला देखते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम के शब्द किसी समूह में से एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान की ओर निश्चित संकेत करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक, ये परिभाषा लिखेंगे आप लोग। जो सर्वनाम के शब्द किसी समूह में से एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान, एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान, व्यक्ति, वस्तु या स्थान की और संकेत करते हैं, की ओर क्या करते हैं? संकेत करते हैं। ठीक है, मैंने पहले बताया साथियों आपको क्लास लंबी जा सकती है, तो आप पूरी क्लास अटेंड करके जाइएगा। ठीक है, फिर से देखेंगे। जो सर्वनाम के शब्द किसी समूह में से एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान की ओर क्या करते हैं? संकेत करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? निश्चयवाचक। उसे क्या कहेंगे? निश्चयवाचक सर्वनाम। इधर दिखेगा नहीं आपको, निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक, यह क्या करते हैं? दूर और पास का बोध कराते हैं। दूर और पास का बोध कराते हैं। जैसे यह पुस्तक अच्छी है, एग्जाम्पल देखो, यह पुस्तक अच्छी है, वह लड़का खड़ा है, वह लड़का खड़ा है। मतलब निश्चयवाचक सर्वनाम वो होता है जो आपको निश्चित कराता है कि यह क्या है। जैसे यह पुस्तक है, तो यह पुस्तक कैसी है? ये अच्छी है। ये सर्वनाम ने आपको क्या बताया? ये इसको निश्चित करा रहा है, ये पुस्तक जो है अच्छी है। वह लड़का खड़ा है या बैठा है, ये सर्वनाम क्या बता रहा है? वह लड़का खड़ा है। ठीक है, तो वह लड़का खड़ा है, ये आपको किससे पता चल रहा है? निश्चयवाचक सर्वनाम जो होता है वो बताएगा आपको कि लड़का खड़ा है। जैसे लड़का बैठा होता तो क्या होता है? यहाँ पर लड़का बैठा है। वह पुस्तक अच्छी है, कपड़े अलमारी में रखे हैं। ठीक है, या किताब अच्छी है, वह पेन अच्छा है। ठीक, बाकी आप लोग जो सोचें वो भी अच्छा है। ठीक है, अभी आप आगे देखेंगे, एक विशेष करके हेडिंग डाल लेंगे आप, विशेष इसी के बारे में। पुरुषवाचक सर्वनाम में और निश्चयवाचक सर्वनाम में यह शब्द आता है जिसकी पहचान क्रिया से करेंगे। अब ये विशेष आप जरूर लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम में और निश्चयवाचक सर्वनाम में पुरुषवाचक सर्वनाम में और निश्चयवाचक सर्वनाम में वह शब्द आता है, आता है जिसकी पहचान क्रिया से करेंगे।
जिसकी पहचान किससे करेंगे? क्रिया से करेंगे। ठीक, जैसे जैसे देखेंगे, वह खेल रहा है। वह खेल रहा है, पुरुषवाचक सर्वनाम। ये क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। ये वाक्य जो है किससे जुड़ा है? कर्ता से जुड़ा है। इसमें कर्ता से जुड़ा है। सॉरी, वाक्य जो है कर्ता से जुड़ा है। ठीक है, 2 नंबर में देखेंगे, वह मेज पर रखा है। वह मेज पर रखा है। ठीक है, ये क्या है? निश्चयवाचक। निश्चयवाचक, ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। इसमें वाक्य किससे जुड़ा है? वस्तु से जुड़ा है। ठीक है, वाक्य जो है वस्तु से जुड़ा है। ये भी आपका कंप्लीट। ठीक, रिवीजन करना चाहेंगे? देख लीजिए। निश्चयवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम के शब्द किसी समूह में से एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान की ओर क्या करें? संकेत करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यह दूर और पास का बोध कराते हैं। कौन? निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे देखो, यह पुस्तक अच्छी है, तो यह पुस्तक क्या है? अच्छी है, यह आपको निश्चित है, तो मतलब निश्चयवाचक सर्वनाम। वह लड़का खड़ा है या बैठा है, ये भी निश्चित है, तो ये कौन सा सर्वनाम? निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक, आगे देखो, अगला कौन सा था? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, निश्चयवाचक में क्या होता है? जो सर्वनाम के शब्द किसी संज्ञा को अनिश्चित स्थिति को बताते हैं। जो सर्वनाम के शब्द किसी संज्ञा को या संज्ञा की अनिश्चित स्थिति को बताते हैं। अनिश्चित स्थिति को बताते हैं, वे अनिश्चितवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ओके, चलो अब इसमें देखते हैं क्या है। इसमें क्या है? कुछ वस्तु। ठीक, कुछ वस्तु, कोई, और जैसे कुछ है तो क्या होगी? कुछ वस्तु ही होगी। ठीक, तो ये क्या है? पदार्थवाचक। अविकारी होगा ये। और कोई होगा तो प्राणी या वाचक शब्द होगा, तो ये क्या होगा? विकारी। प्राणी, ये विकारी होगा। ठीक, इतना तो आप लोग समझते ही हैं। किसी न किसी, मतलब किसी को किसी की में बदलना। सॉरी, आगे देखते हैं। किसी या
किसी की, ये दोनों शब्द जो है किसमें बदल जाएंगे? किसी को में बदल जाएंगे। ठीक, देखो जैसे दूध में कुछ पड़ा है और दरवाजे पर कोई खड़ा है। ठीक ना, आगे देखते हैं। प्रश्नवाचक शब्द देख लीजिए अब। प्रश्नवाचक शब्द, प्रश्नवाचक शब्द क्या होते हैं? जो सर्वनाम के शब्द वाक्य को प्रश्नवाचक बनाते हैं। ठीक है, प्रश्नवाचक शब्द क्या होते हैं? जो सर्वनाम के शब्द वाक्य को क्या बनाते हैं? प्रश्नवाचक। सर्वनाम के शब्द वाक्य को प्रश्नवाचक बनाते हैं। ठीक, उन्हें क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक कहते हैं। यही उन्हें प्रश्नवाचक कहते हैं। जैसे कौन है, क्या है। ठीक ना, तो कौन क्या होगा? कौन विकारी होगा। क्या होगा? क्या जो है वो अविकारी होगा। और कौन जो है कौन सा, कौन सी, और कौन कौन से, कौन से। आपने देखा होगा कभी कभी क्या होता है, वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द लगते हैं जैसे, लेकिन वे प्रश्न पूछने का बोध नहीं कराएंगे। ठीक है, तब वह वाक्य क्या कहलाएगा? तब वो वाक्य जो है विस्मयवाचक वाक्य कहलाएंगे। जैसे तुम्हारा नाम क्या है। ठीक है, अब प्रश्नवाचक मतलब सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग और प्रश्न पूछने का भाव है इसमें। ठीक, अभी जैसे वाक्य आपको दूंगा मैं, जैसे लिखा आपने, तुम क्या खूब लगती हो। ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिए आप, तुम क्या खूब लगती हो, या लिखेंगे तुम क्या खूब दिखती हो। ठीक है, तो ये क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग और प्रश्न पूछने का भाव इसमें क्या है? नहीं है। इसमें क्या जरूर लगा है? प्रश्न पूछने का भाव नहीं है इसमें। अगला शब्द देखेंगे, जैसे तुम्हारा नाम क्या है। तुम्हारा नाम क्या है, तो इसमें प्रश्न पूछने का बोध है। ये क्या है? प्रश्नवाचक। ठीक है, और ये क्या है? ये विस्मयवाचक। ठीक है, अब देखते हैं संबंधवाचक। संबंधवाचक, ठीक है, जो सर्वनाम के शब्द दो वाक्यों शब्दों को जोड़ते हैं। जो सर्वनाम के शब्द दो वाक्यों शब्दों को जोड़ते हैं। शब्दों को जोड़ते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं।
संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक, उदाहरण देखो, जो सो जैसा तैसा, जो सो जैसा तैसा। अगला देखते हैं निजवाचक सर्वनाम। अगला कौन सा है? निजवाचक। जो सर्वनाम के शब्द किसी के व्यक्तिगत स्थिति और जो सर्वनाम के शब्द किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत स्थिति और अधिकार को प्रस्तुत करते हैं। जो सर्वनाम के शब्द किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत स्थिति और अधिकार को प्रस्तुत करते हैं। जो सर्वनाम के शब्द किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत स्थिति का बोध कराते हैं। व्यक्तिगत स्थिति और अधिकार का बोध कराते हैं। ठीक है। निजवाचक का मुख्य शब्द क्या है? आप। ठीक, मैंने यह कार्य स्वयं किया, एग्जाम्पल है जैसे मैंने यह कार्य स्वयं किया। और इसके अन्य शब्द क्या होंगे? जैसे स्वतः, स्वयं। ठीक है, खुद, निज, अपने आप। ठीक है, तो आपका सर्वनाम भी कंप्लीट हो गया। ठीक है साथियों, मिलते हैं फिर कल किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्ते, नमस्कार।